और सीधे रुख करते हैं, इस वक्त अमित शाह पुलिस हेडक्वार्टर में बैठक के बाद बातचीत कर रहे हैं। कई बार इस प्रकार के कार्यक्रम में जिस प्रकार के प्रशंसा के फूल बांधे जाते हैं, इसके दो परिणाम होते हैं। एक तो उत्साह भी बढ़ता है, मगर उसके साथ स्थगितता भी आने का भय रहता है। तो मेरा काम है कि आपके दिमाग में से स्थगितता को निकाल सभी लक्ष्यों को अचीव करे। और एक परिपूर्ण पुलिसिंग की व्याख्या अगर किसी को दुनिया भर में देखनी है तो दिल्ली पुलिस में आकर देखे, ऐसी पुलिस रचना करनी चाहिए। और ये तभी हो सकता है कि पुलिस आयुक्त से लेकर अंतिम कांस्टेबल तक सभी लोग एक टीम के साथ काम करें, सभी अहर्निश आगे क्या अच्छा हो सकता है इसका चिंतन करें, सभी लोग नई चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे इसके बारे में अहर्निश सोचते रहे, तभी होंगे। मित्रों, कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार का काम दिल्ली पुलिस ने किया है, मैं शायद गृह मंत्री न होता, एक नागरिक भी होता, तो भी आपका मन से इतना ही सम्मान करता। और आज क्योंकि मैं गृह मंत्री हूं, बहुत गौरव के साथ आपको सम्मानित करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम। इतने बड़े चुनौती के काल में लगभग 7,667 8,000 के आसपास हमारे कर्मचारी खुद कोरोना ग्रसित हो गए। 30 पुलिसकर्मी हमारे बीच में नहीं रहे, फिर भी कहीं पर ड्यूटी के अंदर कहीं गोता ही नहीं। लॉकडाउन के पालन के लिए दिल्ली पुलिस ड्रोन उड़ाती नजर आती है, किसी वृद्ध को घर पे दवा देती नजर आती है, किसी भूखे मजदूर को लाइन में खाना देते हुए नजर आती, किसी गर्भवती माता को अस्पताल तक पहुंचाते हुए नजर आती है, किसी कोरोना के पीड़ित मरीज को जिसके घर वाले भी शायद उसके साथ न जाए, वहां दिल्ली पुलिस का जवान इसके साथ जाकर इसके जीवन बचाने में बहुत मददरूप हुआ है। ये दिल्ली पुलिस का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, ये प्रकरण स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होगा, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, इसी प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने चालू किया है। चुनौती तो हमारी तब समाप्त होती है जब कोरोना पर संपूर्ण विजय मानव जात प्राप्त कर ले। और ये संपूर्ण विजय का प्रमुख रास्ता है ये वैक्सीनेशन को, ये टीकाकरण को सफलतापूर्वक हमें पार करना। और जब तक जिसको जरूर है ऐसे एक एक व्यक्ति का टीका नहीं लग जाता, हम चैन से नहीं बैठ सकते। दिल्ली पुलिस के सामने ढेर सारी चुनौतियां भी हैं, मगर चुनौतियों को हम सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से, परंपरागत तरीके से इसका सामना नहीं कर सकते। चुनौतियों का सामना करने के लिए चुनौती को समझना पड़ेगा और अपने आप में, अपनी व्यवस्था में, अपने काम में और अपने संसाधनों में बदलाव भी लाना पड़ेगा, तभी जाकर चुनौतियों का हम सामना कर सकते हैं। आज मुझे बहुत आनंद है कि कुछ एमओयू मेरे सामने हुए हैं। इसमें मेन तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और दिल्ली पुलिस के बीच में एमओयू हुआ है। मित्रों, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना ये प्रधानमंत्री जी का एक बहुत महत्वाकांक्षी स्वप्न है। मैं जब गुजरात में गृह मंत्री था तब प्रधानमंत्री जी वहां मुख्यमंत्री थे, और उसी वक्त गुजरात में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। अपने आप में विश्व में सबसे पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना गुजरात के अंदर करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था जब वो मुख्यमंत्री थे। और इसके पीछे उद्देश्य क्या था? उसके पीछे उद्देश्य था कि हमारी जांच का फॉरेंसिक साइंस अभिन्न हिस्सा बन जाए। क्राइम कंट्रोल सिर्फ क्रिमिनल को पकड़ने से नहीं होता है, जब तक उसको सजा नहीं कराते। और विशेषकर आदती क्रिमिनल्स जो हैं, बार बार क्राइम करने की जिनको आदत है, जघन्य अपराध करते हैं,
इसकी भी आदत पड़ी है और पूरे समाज को, सोसाइटी को भय आक्रांतित करते हैं, उनको जब तक सजा नहीं दिलाते हैं तब तक एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हमारी ठीक नहीं होती, क्राइम कंट्रोल नहीं होता। एक व्यक्ति को सजा देने से अनेक व्यक्ति को वो रास्ते पे जाते हुए आप रोक सकते हो, परंतु हमारा सजा का प्रतिशत बहुत कम था। इसका कारण क्या कि हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं थी, मानव बल का अभाव था। अब मानव बल कम है तो उसके रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। इसका सबसे अच्छा रास्ता है कोर्ट के समक्ष वैज्ञानिक साइंटिफिक एविडेंस को हम कोर्ट के समक्ष रखें, तब न्यायालय भी बाध्य हो जाता है और क्रिमिनल के लिए भी कोई चारा नहीं बचता है। और अगर इसको पूरे देश के अंदर आगे बढ़ाना है तो फॉरेंसिक साइंस ऑफिसर्स की जरूरत पड़ेगी, मगर दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसे कोई विशिष्ट कोर्स की रचना कभी की ही नहीं गई। कोई केमिस्ट्री का स्नातक का स्टूडेंट केमिस्ट्री के फॉरेंसिक साइंस विंग में काम करता था, फिजिक्स का स्टूडेंट फिजिक्स में करता था, साइकोलॉजी के स्टूडेंट साइकोलॉजी में करते थे, मगर एक फॉरेंसिक साइंस की दृष्टि से उनको पढ़ाने का कोई व्यवस्था, कोई कोर्स और कोई इसके सर्टिफिकेशन की व्यवस्था नहीं थी। मोदी जी ने ये यूनिवर्सिटी बनाकर आज इसको पूरा किया है और अब ये फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी बनी है। कई राज्य के मुख्यमंत्रियों से मेरी बात हुई है, सभी लोग इसके एफिलेटेड कॉलेज अपने अपने राज्य में खोलना चाहते हैं। कई लोग फॉरेंसिक साइंस के अलग अलग क्षेत्रों को अपने यहाँ सेंटर एक्सेलेंस का सेंटर बनाना चाहते हैं। इससे देश भर के अंदर एक प्रशिक्षित मानव बल फॉरेंसिक साइंस सेंटर के फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र का हमें उपलब्ध होगा और तभी जाकर हम सभी जघन्य अपराधों के अंदर फॉरेंसिक साइंस एविडेंस को कानूनन कंपलसरी कर सकते हैं, क्योंकि पहले मानव बल बनाना पड़ेगा। और आज मुझे बहुत आनंद है कि दिल्ली पुलिस ने एनएफएसयू के साथ लगभग 119 फॉरेंसिक सहायक व वरिष्ठ फॉरेंसिक सहायक को दिल्ली पुलिस में शामिल करने का जो निर्णय किया है, इससे इसकी गति बढ़ेगी और जांच पड़ताल भी अच्छी होगी और सजा कराने का हमारा दर भी बढ़ा पाएंगे। इसी प्रकार से दिल्ली पुलिस और दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच में एक समझौता करार हुआ है। सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी इन पुलिसिंग की स्थापना इंद्रप्रस्थ संस्था में की जाएगी और उसका मुख्य उद्देश्य पुलिसिंग में आईटी का उपयोग कर पुलिस की कार्यदर्शी पद्धति को, पुलिस की कार्यवाही को, कार्यशैली को पारदर्शी भी बनाना है और ज्यादा कुशल भी बनाना है। मैं मानता हूं कि इससे कई सारी विधाएं दिल्ली पुलिस के जवानों को उपलब्ध होगी। एक्सिस बैंक ने भी के साथ भी दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के हेतु अनेक सुविधाएं बढ़ाने का भी एमओयू हुआ है और मैं मानता हूं कि ये तीनों अलग अलग क्षेत्र को, अलग अलग दृष्टिकोण को समाहित करने वाले एमओयू है। मैं इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैंने अभी 2 नए इनिशिएटिव दिखे कि खोए हुए बच्चों को अपने परिवार के साथ मिलाने वालों को पद उन्नति दी जा रही है। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है। एक पूरा जीवन अपने परिवार से बिछड़कर भटक जाए, देश का एक नागरिक अच्छे रास्ते पे चलने से अपने आप को मजबूरी से बिछड़ जाए, इस प्रकार की व्यवस्था किसी भी देश में नहीं होनी चाहिए। और मैं दिल्ली पुलिस को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने जो शुरुआत करी है वो शुरुआत निश्चित रूप से कई लोगों को प्रेरणा देगी। जिन्होंने 3 महीने के भीतर 55 से ज्यादा बच्चों को परिवारों से मिला है, उनको आज पदोन्नति दी गई है। कई सारे अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से
क्राइम कंट्रोल की दृष्टि से देने वाले लोगों को, काम करने वाले लोगों को भी आज प्रमोशन दिया गया है। मुझे आनंद है कि इससे बहुत सारे लोगों को अच्छा काम करने का एक प्रेरणा भी मिलेगी और उत्साह भी बढ़ेगा। मित्रों, एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट भारत सरकार ने दिल्ली के लिए अनुमोदित किया है। अब इसके माध्यम से पुलिसिंग की पूरी रूपावली बदलने का काम दिल्ली पुलिस का है। एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर जिसको अभी हमने देखा, इसके अंदर लगभग दिल्ली में 15,000 से ज्यादा कैमरों का एक जाला बुना जाएगा और वो कैमरा सीधा आपके मुख्यालय पर आपको क्राइम कंट्रोल में मदद करेंगे। इसके साथ आने वाले दिनों में सभी रेलवे स्टेशन के कैमरा भी जोड़ने वाले हैं और दिल्ली सरकार ने भी जो कैमरा लगाए उसको भी हम जोड़ेंगे और ये सभी को इकट्ठा कर क्राइम कंट्रोल की दिशा में एक सेफ सिटी बनाने में हम बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। मेरा पुलिस आयुक्त से एक निवेदन भी है कि इसके लिए एक्सपर्टों को आपके साथ आप जरूर रखिए और एक्सपर्टों को साथ में रखकर एक कुशल मानव संसाधन बल यहाँ पर हमारा स्वतः दिल्ली पुलिस का बने और आने वाले दिनों में वो आगे बढ़ता रहे। ERSS 112 का प्रधानमंत्री का जो निर्देश है पूरे देश के पुलिस बल को, उसको दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से कार्यान्वित किया है। लगभग रोज 6 लाख कॉल आती है और PCR भेजकर अब तक 722 से ज्यादा अपराधियों को पकड़ा गया है और ERSS का एवरेज रिस्पांस टाइम 6.27 मिनट है। वो देश में सबसे कम है। वो मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है और कई सारे क्राइम को इस सिस्टम के माध्यम से हमने समाप्त किया है। सिर्फ गाड़ियों की बात करें तो 526 से ज्यादा चोरी की हुई गाड़ियां तत्काल सूचना के कारण पकड़ी गई है। ये बहुत बड़ी बात है। छोटे छोटे फ्रॉड, जालसाजियां, जटिल साइबर अपराध हो, गृह मंत्रालय ने I4C स्कीम के तहत दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को एक विश्व स्तरीय बनाने के लिए एक बहुत बड़े प्रयोजन को स्वीकृति दी है और मैं मानता हूं हमने ये सारी जो सुविधाएं मिलती हैं इसको पूर्ण रूप से उपयोग में लाने और उसका पूरा फायदा उठाने के लिए हमारे कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी साइमल्टेनियसली करनी पड़ेगी। एक्सपर्ट्स की एडवाइस और एक्सपर्ट्स के द्वारा हमारे कर्मचारियों का प्रशिक्षण, इसकी आदत इनबिल्ट हमने करनी पड़ेगी, तभी जाकर हमें फायदा मिलेगा। दिल्ली पुलिस ने ई बीट बुक से अपने आप को लैस किया है। मैं मानता हूं इससे पुलिसिंग की रीढ़ की हड्डी मजबूत हुई है और दिल्ली पुलिस ने इंटीग्रेटेड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को भी अपनी कार्यप्रणाली में शामिल किया है। ढेर सारे नए इनिशिएटिव विगत 1.5 साल के अंदर हुए हैं। ऑनलाइन लाइसेंस देखना, QR कोड स्कीम हिम्मत प्लस, प्रखर, नया ई चालान और ई पेमेंट, ढेर सारी चीजों को किया है। दिल्ली पुलिस की गति बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने लगभग 4500 नए वाहन खरीदने की भी स्वीकृति दी है और 1500 से ज्यादा मोटरसाइकिल खरीदने की भी स्वीकृति दी है। जहां तक पुलिस वेलफेयर का सवाल है, मैं जब भी मंत्री बनता हूं मेरे मालूम नहीं है मेरे सितारे कैसे हैं, मगर मुझे गृह मंत्रालय ही मिल जाता है और मेरा हमेशा आग्रह रहता है कि सेटिस्फेक्शन रेशियो हाउसिंग का बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि इसकी पुलिस की कार्यकुशलता पर बहुत बड़ी इफेक्ट होती है। अपने परिवार के साथ एक अच्छे घर में रहा हुआ व्यक्ति जब काम के घंटे ज्यादा होते हैं, थोड़ा आराम से रहता है, रिलैक्स कर लेता है अपने आप को, तो ज्यादा काम कर पाता है। अभी दिल्ली पुलिस का सेटिस्फेक्शन रेशियो 6 माह पहले 19.5 था। हमने ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। हमने नरेला के अंदर लगभग 800 रेडी बिल्ट फ्लैट्स खरीदने के लिए 230 करोड़ रुपया दिया है।
पुलिस ने अपने कर्मियों के लिए 700 से ज्यादा आवासों का खुद भी निर्माण कर रही है। 467 करोड़ रुपया की लागत से 501 MIG फ्लैट जो तैयार पड़े हैं उसका भी हमने प्रपोजल अनुमोदित कर दिया है। इस प्रकार से सेटिस्फेक्शन रेशियो को आने वाले 5 साल के अंदर लगभग 40% के ऊपर मतलब दुगना करने का हमने लक्ष्य रखा है और मुझे भरोसा है कि इसको हम अचीव करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो हमारा कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल 24 घंटे दिन रात, कोई बड़ा त्योहार हो या प्रजासत्ताक दिन हो या स्वतंत्र दिन हो, उत्तरायण हो, होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, अपनी ड्यूटी पर तैनात रहता है। अगर उसके परिवार और उसके अच्छे रहने की व्यवस्था भी हम नहीं करते तो उसके साथ अन्याय है। और मेरा मानना है कि ये 40% पहुंचने के बाद हम इसमें काफी सुधार करेंगे। इसको और भी अच्छा करना चाहिए। जहां तक मेडिकल सहायता का सवाल है, इसमें भी सीपी दिल्ली को 25 लाख तक की वित्तीय शक्तियां हमने देने का काम किया है। इससे बहुत बड़ी राहत हमारे पुलिस कर्मचारियों को मिलेगी। मित्रों, ढेर सारे चुनौतियां हमारे सामने हैं, क्योंकि दिल्ली राजधानी है। आतंकवाद एक चुनौती है, ड्रग्स का व्यापार एक चुनौती है, जाली नोट का व्यापार चुनौती है, ट्रैफिक भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सभी चीजों पर मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता। आज इसके बाद मेरी दिल्ली के पुलिस अधिकारियों के साथ अलग अलग विषयों पर मीटिंग भी है। इसमें इसका डिटेल खाका नए सिरे से नई चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार करने की आज एक कवायद भी हम शुरू करने वाले। ये कई दिनों तक चलेगी, परंतु आज इसकी शुरुआत होने वाली है। मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है कि 2022 में आजादी के 75 साल पूरे होने जाएंगे। आजादी का 75 साल ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। और दिल्ली पुलिस के हर थाने ने अपने लक्ष्य तय करने चाहिए कि 2022 में हमारे थाने के अंदर कितने कितने बिंदुओं में क्या क्या सुधार करेंगे। इसी तरह से हर डीवाईएसपी ने भी अपने कार्य क्षेत्र के अंदर लक्ष्य सिद्ध करने चाहिए। डीवाईएसपी से मेरा मतलब व्यक्ति से नहीं है, ये तो बदलते रहते हैं, मगर इंस्टीट्यूशन से, ऑफिस से है। एसपी भी करे, डीआईजी आईजी भी करे और दिल्ली पुलिस कमिश्नरेट भी करे। हर इंस्टीट्यूशन ने अपना लक्ष्य तय करना है कि हम किन किन क्षेत्रों के अंदर क्या क्या लक्ष्य सिद्ध करेंगे 2022 के पहले। और मैं मानता हूं अगर ये हम कर लेते हैं, एक बहुत आयामी और द्रुत गति से सुधार की दिशा में हम जाएंगे। और ये लक्ष्य तय करके वहां बोर्ड लगाना पर्याप्त नहीं है भी। ये लक्ष्य बनाना, तय करना, इसकी कार्य योजना बनाना, इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था करना, इसकी मॉनिटरिंग के बाद चर्चा कर लक्ष्यों में परिवर्तित करना और परिवर्तित हुए लक्ष्य को 100% सिद्ध करना, यहां तक दिल्ली पुलिस ने जाना चाहिए। और मैं मानता हूं कि अगर हम सब ये कर लेते हैं तो दिल्ली पुलिस के क्लेवर को बदलने के लिए, दिल्ली पुलिस के प्रति लोगों का नजरिया बदलने के लिए, दिल्ली में क्राइम कंट्रोल करने के लिए, दिल्ली की अनेक प्रकार की राजधानी विशेष समस्या जो है इसको चुनौती के रूप में स्वीकार कर इस पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता। ये हर थाना अगर तय कर ले, हर डीवाईएसपी का ऑफिस, एसपी का ऑफिस, डीआईजी का ऑफिस और पुलिस आयुक्त की ऑफिस अगर ये लक्ष्य तय कर लेती है और उसको सिद्ध करने का अपना एक रोड मैप बना लेती है, तो मैं मानता हूं इसका योग जो होगा, इसका टोटल जो होगा, वो अंततोगत्वा दिल्ली पुलिस में शायद ही कभी 1.5 साल के अंदर इतने सुधार हुएंगे, इतने बड़े सुधार का एक कार्यक्रम बनेगा। और मैं सिर्फ यहां कहकर वापिस नहीं जाऊंगा, मैंने तय किया है कि ये एक काम का मैं खुद मॉनिटरिंग करने वाला हूं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.